News 18 India। बिहार आज फिर बदला है। सरकार तो पलटकर नई बन चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार उसी पद पर कायम है। बिहार में आज जो कुछ हुआ उससे लेकर तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। तेजस्वी ने 17 महीनों की सरकार का मुकाबला नीतीश के नेतृत्व में रही उन सरकारों से किया जो 17 साल तक बिहार में रही। जाहिर है कि सरकार बदलने से इस वक्त तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों बेहद परेशान है, लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी ने कहा कि बिहार की पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में 24 घंटे के अंदर गठबंधन टूटा, सरकार पलट गई। बिहार के पूरे पॉलिटिकल एपिसोड में इस वक्त दो नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक है बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उम्र 72 वर्ष, और दूसरे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उम्र 34 वर्ष। उम्र, अनुभव और राजनीतिक समझ के तौर पर नीतीश कुमार हर तरह से हावी कहे जाएंगे, लेकिन जेडीयू आरजेडी गठबंधन वाली सरकार गिरने के बाद तेजस्वी का रिएक्शन देखने वाला है। एक जमाने में नीतीश को पलटू चाचा कहने वाले तेजस्वी इस बार भी बोले, लेकिन तेवर कुछ अलग हैं। वो परिपक्व दिखना चाहते हैं, जेडीयू को सबक सिखाने का इरादा है। पूरी इज्जत और सम्मान के साथ नीतीश को चैलेंज कर रहे हैं। उनकी एक एक बात को बहुत गौर से समझिएगा। उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह संभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। तेजस्वी ने 45 विधायकों का जिक्र करके साफ साफ इशारा किया है कि उनकी नजर जेडीयू पर है। वो खेला होने की बात तो कह रहे हैं, साथ में बिहार में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां देना भी गिनवा रहे हैं। साफ है कि बिहार के मुख्यमंत्री को वो बता रहे हैं कि जिस गठबंधन को छोड़कर वो बीजेपी के साथ गए हैं, उसी गठबंधन के जरिए बिहार में सुशासन का दौर जारी था। अब देखिए तेजस्वी की बात का जवाब नीतीश ने किस तरह दिया। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच इस वक्त बिजली कड़क रही है। नीतीश और तेजस्वी के बीच में सुशासन की बात हो रही है। तेजस्वी खेला की बात कर रहे हैं, साथ में जेडीयू के खत्म होने की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे, इसमें अब कहीं कोई दो राय नहीं। तेजस्वी यादव को कहिए पहले मैट्रिक पास कर जाए, फिर खेला करेंगे। जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तेजस्वी ने तो यह तक कह दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है
और अब नीतीश और तेजस्वी की टक्कर के बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो भी देखिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जो लीडर प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहा है उसे बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद तक सीमित कर दिया। उन्होंने इसे बिहार की जनता का अपमान बताया है। अखिलेश यादव का ट्वीट हो या फिर तेजस्वी यादव की तल्खी भरी बातें, इसका जवाब बीजेपी ने दिया है। बिहार के लिए बहुत जरूरी यह था कि एक अच्छी सरकार बने। बिहार की विधि व्यवस्था चौपट हो गई थी। आरजेडी के लोग बिहार में तांडव मचाए हुए थे और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था। नीतीश कुमार जी एक सही फैसला लिया और उन्होंने प्रस्ताव किया भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का, एनडीए की सरकार बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी को चुना और विजय सिन्हा जी को उपनेता के रूप में चुना। सब मिलकर अच्छी सरकार चलाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए जरूरी था, बिहार की विधि व्यवस्था के लिए जरूरी था, बिहार के भविष्य के लिए जरूरी था। तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला अभी बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी। कहेंगे उनका सारा खेला समाप्त हो गया, उनको कुछ बोलने का मुंह बचा है क्या? लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की पॉलिटिक्स ने ऐसी करवट ली है कि आरजेडी और कांग्रेस बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी खेला होने की बात कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि बिहार में आरजेडी के गठबंधन साथी कांग्रेस के नेता के बयान बहुत तल्खी वाले आए हैं और उसमें वो परिपक्वता नहीं है जो तेजस्वी यादव की बातों में नजर आई। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। कांग्रेस इस वक्त वाकई बहुत परेशान है क्योंकि पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक उसकी हालत बहुत खस्ता है और अब तीनों जगहों पर जो गठबंधन का ख्वाब देखा था वो 2 राज्यों में खटाई में पड़ गया है और तीसरे में भी हालत पस्त है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक जितना कांग्रेस अपनी हालत से वाकिफ है उससे ज्यादा उसके सहयोगी दल उसकी ताकत और कमजोरियां समझते हैं। नीतीश तो हट ही चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को यह बता दिया है कि वो उसके बिना चुनाव लड़ने को तैयार है। ऐसे में सवाल है कि जब राहुल गांधी बिहार से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो अखिलेश यादव उनका खुली बाहों से स्वागत करेंगे या कांग्रेस की राह में और कांटे बिछने अभी बाकी हैं। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 3 की पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार नंबर 1 नेता है। हर बार सरकार बदलती है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। क्यों? इसका जवाब आपको बिहार के 2 दशकों की राजनीति में मिलेगा, आरजेडी के घटने और एनडीए के बढ़ने में मिलेगा। नीतीश कुमार 23 सालों से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। सत्ता हो या फिर विपक्ष, नीतीश का तीर कभी खाली नहीं जाता। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9
रिकॉर्डधारी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, 23 साल में 9वीं बार। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। सत्ता संतुलन साधने की कला में सिद्धस्त ये नीतीश कुमार है जो सुविधा की सियासत के सूरमा भी कहलाते हैं और सुशासन बाबू के नाम से भी नवाजे जाते हैं। यारी, सवारी, सत्ता, गठबंधन, पार्टी, सरकार, सब कुछ बदल देते हैं नीतीश कुमार। एनडीए के हुए तो रामधुन और महागठबंधन के हुए तो तुष्टीकरण के सुर। पचास साल के सियासी सफर में नीतीश ने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, प्रासंगिक बनाए रखा। एक बार मुख्यमंत्री पद संभाला तो फिर बिहार की राजनीति का केंद्र बन गए। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है नीतीश कुमार में जो आरजेडी कांग्रेस को भी कबूल है और बीजेपी एनडीए को भी पसंद है? संगठन की मीटिंग है, कल भी संगठन के विस्तार पर लोकसभा चुनाव सामने है, कई टास्क दिए गए हैं हम लोगों को, उस पर विस्तार से कल चर्चा हुई, आज भी कंटिन्यू कर रहा है। अगर नीतीश कुमार जी के साथ आज सरकार बनती है तो क्या आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? जी, नीतीश कुमार जी के साथ सब हमारा नेतृत्व तय करेगा, किया है, करेगा। तो क्या नीतीश कुमार जी का स्वागत करने के लिए आप तो तैयार हैं? अब देखिए ना, सियासी मैनेजमेंट में उस्ताद नीतीश कुमार, सरकार गिरी सरकार बनी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, चाहे वो साथ आरजेडी का हो या फिर बीजेपी का। ऐसे में सियासी गलियारे में यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर पलटी मार इमेज होने के बावजूद भी नीतीश कुमार में ऐसा क्या है जो सब कोई उन्हें अपनाना चाहता है। बिहार का सियासी गणित नीतीश कुमार के पक्ष में बैठता है। कैसे, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी नीतीश कुमार की वो मैनेजमेंट जिसमें नीतीश कुमार की सरकार गिरी और नीतीश की ही सरकार बनी, तो नीतीश कुमार का गुड़ा भाग देखिए और प्रोग्राम देखिए, कैसे सरकार गिराई भी और बना भी ली। क्यों और कैसे किया नीतीश कुमार ने, तो इसकी 5 बड़ी वजहें देखिए। पहली वजह, जिस काम को लेकर यानी महागठबंधन बनाकर उसके संयोजक बनकर नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे थे, उस पर इंडी ने कुल्हाड़ी चला दिया। तो इससे तो बीजेपी भली जिसके साथ सरकार सुगमता से चलाते रहे। दूसरी वजह, यह बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग हुई तो उनकी पार्टी को पिछले चुनाव की तरह 17 सीटें नहीं मिलने वाली। ऐसी परिस्थिति में नीतीश की ताकत और कम होती, तो इससे भली तो बीजेपी जिसने चुनाव में कभी नीतीश कुमार को निराश नहीं किया। तीसरी वजह, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदला माहौल। नीतीश बीजेपी के रथ पर सवार हैं तो लाजमी है इसका फायदा उनकी पार्टी को भी मिलेगा, और बहती गंगा में जो हाथ न धोए वो सियासतदान क्या, उसकी होशियारी क्या। चौथी वजह, लालू एंड फैमिली का तेजस्वी यादव को राजपाट सौंपकर नीतीश को दिल्ली चले जाने का सुझाव। और पांचवी वजह, ललन सिंह के साथ मिलकर लालू यादव ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की, जैसा कि जेडीयू मानती है। लालू यादव की नजर जेडीयू के विधायकों पर होना स्वाभाविक है। अगर जेडीयू टूटती तो तेजस्वी यादव के सीएम बनने की राह थोड़ी और आसान हो जाती, लेकिन लालू ये गणित लगाने में गड़बड़ा गए कि नीतीश फिर से बीजेपी के हो सकते हैं। नतीजा सामने है, नीतीश कुमार ने लालू परिवार से सत्ता ही छीन ली। बहुत कायदे के साथ, लोकतांत्रिक नियम और तरीकों के साथ। अब भतीजा विचार कर रहा है कि चचा ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, कहां सीएम बनने की उम्मीदें और कहां सत्ता से ही बेदखली। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार कोई भी फैसला जल्दी या हड़बड़ाहट में नहीं लेते, ठंडे दिमाग से रणनीति बनाते हैं।
एनडीए में वापसी की रणनीति भी उन्होंने काफ़ी पहले तैयार कर ली थी, लेकिन अमल उस पर धीरे धीरे किया। उन्होंने पहले आरजेडी को इशारों में समझाया, तेजस्वी को फिर सुनाया और बाद में सरकार से इस्तीफा देकर उन्हें अलग कर दिया। यानी नीतीश कुमार ने एक ही झटके में ये बता दिया कि आरजेडी की दबाव की राजनीति के वो मोहताज नहीं है और उनके बिना भी काम चला सकते हैं। नीतीश कुमार एनडीए के स्वाभाविक सहयोगी रहे हैं। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चमके तो इसका कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दूसरा उदाहरण देखिए, बिहार में जब एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला तो बीजेपी ने नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया। बिहार में एनडीए को पहली बार वर्ष 2000 में सरकार बनाने का मौका मिला। ये चुनाव बीजेपी, जनता दल और समता पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था। चुनाव में बीजेपी को 67, समता पार्टी को 34 और जनता दल को 21 सीटें मिली थी। आरजेडी 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था। तब झारखंड नहीं बना था और बिहार विधानसभा में 324 सीटें थी। कहा जाता है कि तब बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को आगे किया, जबकि उनकी खुद की पार्टी समता पार्टी उन्हें सीएम बनाने के पक्ष में नहीं थी। नीतीश 2 बार लालू से मिल आए हैं और खटास लेकर लौटे हैं। यह भी सही है कि नीतीश की राजनीति लालू विरोध के केंद्र पर खड़ी हुई और फिर नीतीश लालू से ही मिल गए। एक असहज सुविधावादी सियासत पिछली बार भी नहीं चली और अब की बार चली सिर्फ 17 महीने। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार खुद की सियासी बलि चढ़ाकर लालू यादव के पुत्र तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुए। बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार की ताकत कितनी है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले वो एक कारण जिसकी वजह से बिहार में चुनाव है तो नीतीश कुमार है। नीतीश बार बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि स्पष्ट बहुमत का अभाव। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले कई दशकों से बिहार में ऐसा ही हो रहा है। और जब ऐसी परिस्थिति किसी राज्य में उत्पन्न होती है तो नीतीश जैसे खिलाड़ी जो कि सत्ता के धुरंधर है, ऐसे मौकों पर अपनी अहमियत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। वो न केवल बेहतर सौदेबाजी करते हैं बल्कि सत्ता का सिंहासन भी अपने नाम पर करते हैं। ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। नीतीश कुमार की सूझबूझ वाली सियासत का हिसाब किताब बताता है एनडीए के साथ राजी खुशी राजपाट चलाने में नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं है और इस बहाने केंद्र की सरकार से फायदे हैं वो अलग है। कुछ आंकड़े देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 सीटों में से 39 पर एनडीए की जीत हुई। इसमें से जेडीयू 17 पर लड़ी और 16 सीटें जीती। अब एनडीए से अलग नीतीश कुमार की ताकत देखिए। 2014 के लोकसभा चुनाव मोदी लहर में जेडीयू अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी और 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें अपने नाम कर पाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए में थी, 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 20 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। मतलब नीतीश कुमार एनडीए में आकर अपना भविष्य देख रहे हैं। हालांकि ये बात अभी तय होनी बाकी है। नीतीश कुमार कितनी घटी दरों पर एनडीए में शामिल हुए हैं? क्या एनडीए में अब की बार भी जेडीयू को 17 सीटें मिलेंगी या कम होंगी? इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तो बता ही दिया है कि वो जिधर के होंगे सत्ता उधर होगी। वो मुड़ेंगे तो उनके साथ बिहार की सत्ता भी मुड़ेगी, वो बदलेंगे तो बिहार में सरकार भी बदलेगी।
समाजवादी आंदोलन से शुरुआत कर चुके नीतीश एनडीए के पास बाद में चले गए और हमेशा उसी गठबंधन के साथ सहज दिखे। हालांकि लालू और नीतीश ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था, लेकिन कभी भी वह दोनों एक साथ सहज नहीं दिखे। इंडी गठबंधन में भी ऐसा हुआ। नीतीश का इसको ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है, लेकिन जब उन्हें महसूस होने लगा कि यहां से उन्हें ही दरकिनार कर दिया जा रहा है, तब उन्होंने ये अलग राह चुनी और एक बार फिर एनडीए के साथ वह वापस गए। नीतीश कुमार के पास वोट ट्रांसफर की ताकत कितनी बची है, इसका पहला टेस्ट लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। इसके पहले का वर्ष 2020 का चुनाव रिजल्ट बताता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 43 सीटें मिली और बीजेपी को 78, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ी और जीती। रही बात नीतीश कुमार के पावर पॉलिटिक्स की, तो नीतीश खुद 4% आबादी वाली कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश की पार्टी संख्या के मामले में आरजेडी और बीजेपी से बहुत पीछे है। जनता दल यूनाइटेड का बिहार में कोई मजबूत ढांचा भी नहीं है। जनाधार और कार्यकर्ता वाली पार्टियों का तमगा भी हासिल नहीं है। बावजूद इसके नीतीश कुमार की राजनीतिक कुशलता ही है कि वो सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं और हर उस गठबंधन या दल के साथ जाने के लिए तैयार रहते हैं जो उनके लिए मुख्यमंत्री का पद सुरक्षित रखे, निष्कंटक रखे। नीतीश कुमार ऐसा करने में कब तक कामयाब रहेंगे ये तो तय नहीं, लेकिन अभी जो तय दिख रहा है वो ये कि बिहार में मंत्री बदल गए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। एनडीए में नीतीश कुमार का जाना और फिर आना साबित करता है कि बिना एनडीए के नीतीश कुमार का गुजारा नहीं है। हम आपको वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें नीतीश और एनडीए के रिश्तों की ऐसी ही बातें हैं जिन्हें जानकर सबसे ज्यादा परेशान लालू यादव हैं। नीतीश को एनडीए क्यों कबूल है? मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश का आना बीजेपी के लिए इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक और राज्य में एनडीए सरकार बन गई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जिन पर बीजेपी की निगाहें हैं और नीतीश भी जानते हैं कि मौजूदा माहौल में एनडीए में शामिल होकर वो लोकसभा चुनाव में फायदा उठा सकते हैं। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। हम स्वीप करेंगे लोकसभा का चुनाव, बिहार में हम सभी सीटें जीतेंगे। अगले पिछले 3 लोकसभा चुनाव के नतीजे उठाकर देखें तो पता चलता है कि जब जब बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा है तब तब पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बीजेपी को पिछली बार 39 सीटें मिली थी। नीतीश के साथ बीजेपी का चुनावी कन्वर्जन भी बहुत अच्छा है। नीतीश के एनडीए में आते ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव के तौर पर बड़ा फायदा मिलने वाला है। यहाँ ये भी समझ लीजिए जेडीयू को 2019 लोकसभा चुनाव में अपने खाते की 17 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब सर्वे बता रहे हैं कि जेडीयू को इस बार ऐसे नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए नीतीश ने एनडीए के साथ आने का फैसला किया है। नीतीश को लगता है अयोध्या में राम मंदिर खुलने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी सरकार की अच्छी योजनाओं की वजह से बीजेपी को 2024 में जीत मिल सकती है। इसीलिए वो एनडीए में आए हैं। जब जब एनडीए की सरकार आई है तब
बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। अगर हम देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, सभी मामलों में जब जब एनडीए ने लीड किया है और एनडीए की सरकार आई है तो बिहार हमेशा विकास की गति को एक अपने आप में गति मिली है। 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे। आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। भले ही हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी अच्छी स्थिति में है, लेकिन पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। नीतीश कुमार के साथ आने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि बीजेपी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के इंडी गठबंधन के बचे कुचे अवशेषों को भी ध्वस्त कर देगी। पश्चिम बंगाल और पंजाब में पहले से ही इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है। नीतीश के जाने से इंडी गठबंधन में एक ऐसी दरार पैदा होगी जिसे भरना मुश्किल होगा। फायदे का सौदा एनडीए में जेडीयू। बिहार को लेकर एक बात कही जाती है कि यहां जब तक कोई दल किसी दूसरे के साथ नहीं आए तब तक सरकार बनाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि नीतीश के लिए लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए दोनों की तरफ से रास्ते खुले रहते हैं। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 1.5 साल पहले 2022 में नीतीश एनडीए से क्यों अलग हुए थे और अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए। जरा जानिए नीतीश को एनडीए से क्या फायदा हो रहा है। फायदे का सौदा एनडीए में जेडीयू। दो 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने अकेले लड़ा और पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई। इसके बाद नीतीश कुमार आरजेडी और लालू यादव के साथ चले गए और महागठबंधन बनाया। 2015 का विधानसभा चुनाव जेडीयू और आरजेडी ने साथ मिलकर लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। 2017 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही सब कुछ बिगड़ गया और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने पाला बदलने का कारण भ्रष्टाचार बताया। 2017 में तेजस्वी यादव का नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आने के बाद नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और फिर उसके बाद वो बीजेपी के समर्थन से एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। एनडीए को बहुमत मिली और अगस्त 2022 तक ये सरकार चली। अगस्त 2022 में अचानक नीतीश कुमार का बीजेपी से मोह भंग हो जाता है और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब दोबारा से नीतीश ने एनडीए का दामन थाम लिया है। कुल मिलाकर नीतीश के लिए एनडीए अब वक्त की जरूरत है। अब देखना होगा कि नीतीश कब तक एनडीए के साथ रहते हैं। गेम चेंजर नीतीश, गेम ब्रेकर लालू, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात साफ है कि नीतीश कुमार ने विपक्ष के गठबंधन को ऐसा शॉक दिया है जिससे बाहर निकलने में कांग्रेस और आरजेडी को वक्त लगेगा। लेकिन तब तक लोकसभा चुनाव सिर पर होंगे और तब तक बहुत देर भी हो चुकी होगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा झटका तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लगा है, जो अभी बिहार पहुंची भी नहीं है और ये सब हो गया। कुमार सत्य निष्ठा से नीतीश ने जिस तरह से साथ छोड़ा उससे विपक्ष में लीडरशिप का मुद्दा खटाई में पड़ गया है। ये ऐसा वक्त है जब लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं और विपक्ष बिना पगड़ी के सेहरा बांधना चाहता है। सवाल है कि राहुल गांधी का क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी जब बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी नाराज। राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले नीतीश कुमार ने छोड़ा साथ। यूपी आते आते क्या अखिलेश यादव से होगी राहुल गांधी की टक्कर? क्या राहुल गांधी के गठबंधन में जहर अब पूरी तरह घुल चुका है? विपक्ष के गठबंधन पर ऐसी मार पड़ी है कि कांग्रेस से न निगले बन रहा है न उगले। नीतीश कुमार ने बिहार में जो किया है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जोर का झटका बहुत धीरे से लगा है।
राहुल गांधी को ये बुरी खबर तब मिली जब वो मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। राहुल गांधी बिहार की तरफ बढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि पटना में उलटफेर का ऐसा समाचार मिला कि बंगाल पहुंचते ही कांग्रेस की न्याय यात्रा और विपक्ष के गठबंधन का जैसे बंटाधार हो गया। नीतीश कुमार और बिहार फैक्टर से विपक्ष के गठबंधन को दोहरी मार पड़ी है। पहला सवाल कि क्या विपक्ष इस वक्त लीडरशिप की क्राइसिस से जूझ रहा है, ये जवाब नीतीश कुमार ने दे दिया है। दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी न्याय यात्रा क्या दूसरी स्टेज पर पहुंचते ही फ्लॉप साबित हो गई है। नीतीश कुमार के कदम से विपक्ष के गठबंधन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों को एक साथ गहरा धक्का लगा है। राहुल गांधी बिहार में प्रवेश करते उसके पहले ही नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन परवान चढ़ता उसके पहले ही उसके सूत्रधार नीतीश कुमार को ही बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। 25 तारीख को राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंची और उसके बाद गणतंत्र दिवस को लेकर के 2 दिन का विश्राम रहा और अब जब 28 तारीख से ये यात्रा फिर से पश्चिम बंगाल में शुरू हो रही है तो उसके ठीक पहले बिहार से आई ये बुरी खबर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई। ये यात्रा पौने 7,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान ये देश के 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरते हुए 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी और फिर 66 दिन बाद 20 मार्च को ये यात्रा मुंबई में खत्म होगी। लेकिन पूर्वोत्तर पार करने या कहे कि चिकन नेक का एरिया क्रॉस करने के बाद ही राहुल गांधी का ऐसे कड़वे सच से सामना हुआ कि उनके विरोधियों के ठहाके रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब समझिए कि राहुल गांधी के सामने चुनौतियों ने कैसे बड़ा खेला कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब असम से होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंची तो ममता बनर्जी ने उनको लाल आंखें दिखा दी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस से उनकी कोई बात नहीं हुई है। राहुल गांधी को दूसरा झटका तब लगा जब गणतंत्र दिवस के बाद वो अपनी यात्रा फिर से शुरू करने वाले थे। नीतीश कुमार ने बिहार में साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। यह खबर उनको तब मिली जब पश्चिम बंगाल से बिहार का रुख कर रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल पहुंचने पर ममता बनर्जी ने मुंह मोड़ लिया और बिहार की तरफ जाने से पहले नीतीश कुमार ने हाथ झटक दिया। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो क्या अखिलेश यादव भी राहुल गांधी से टकरा जाएंगे? क्या राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी भी लाल आंख दिखाएगी? जिस तरह से विपक्ष के गठबंधन में फूट के हालात हैं, उससे सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के गठबंधन में जहर अब पूरी तरह घुल चुका है। हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। 2024 के लिए कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली है। इसका पहला सिग्नल पश्चिम बंगाल से मिला जब ममता बनर्जी ने 24 जनवरी को ही साफ साफ ऐलान कर दिया था कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। विपक्ष के गठबंधन या कहें कि कांग्रेस को दूसरे बड़े झटके वाला सिग्नल पंजाब से मिला जब 24 जनवरी को ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हर कंस्टिट्यूंसी 3 कहीं तो 4 भी ने
ਕਈਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 40 ਦੇ 40 ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਲੈਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ हीरो 13-0। एक ही दिन में राहुल गांधी को 2 झटके लगे। ये वो वक्त था जब वो असम से पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में ही उन्हें ये बुरी खबर दी गई कि पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों राज्यों में गठबंधन को बड़ा शॉक लगा है और अब अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस को तीसरा बड़ा झटका बिहार से लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर एनडीए से आ मिले हैं और अब बिहार में उन्हीं की सरकार है। यानी जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार से होकर गुजरेगी तब वहां पर एनडीए शासित सरकार होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वी बिहार में दाखिल होने के बाद फिर से पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। मुर्शिदाबाद होते हुए राहुल गांधी की यात्रा झारखंड के धनबाद और रांची जाएगी। इसके बाद ओडिशा और फिर छत्तीसगढ़ होते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से बिहार जाएगी। इस बार ये बिहार का पश्चिमी इलाका होगा। सासाराम होते हुए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। सवाल है कि क्या कांग्रेस या राहुल गांधी की अगली टक्कर अखिलेश यादव से होगी, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी मधुर संबंध नहीं दिख रहे। उत्तर प्रदेश बहुत अहम राज्य है। उत्तर प्रदेश में ही राहुल गांधी की यात्रा सबसे ज्यादा वक्त गुजारेगी। 1000 से ज्यादा किलोमीटर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ही चलेंगे। वाराणसी, अमेठी और लखनऊ के बाद अलीगढ़ होते हुए उनकी यात्रा फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ जाएगी, जहां कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ती है। इस लिहाज से राहुल गांधी का असली इम्तिहान उत्तर प्रदेश में होने वाला है और उनकी ये परीक्षा खुद अखिलेश यादव लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले क्या राहुल गांधी को बैड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर तो राहुल गांधी का अनुभव बहुत खराब रहा है। समाजवादी पार्टी जानती है कि यूपी में कांग्रेस की हैसियत क्या है, इसीलिए अब सबकी नजरें राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव पर भी हैं, क्योंकि सवाल 80 सीटों का है। कांग्रेस ने यूपी में 2019 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीती थी और वो थी रायबरेली। 2019 में तो राहुल गांधी भी अमेठी का चुनाव हार गए थे। ये बात बार बार उनको झकझोर देती है। ये बात तो उनके करीबी भी मानते हैं। ऐसे में सवाल गठबंधन का है तो सवाल सीटों का है और पार्टियों की हैसियत का भी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन फिर क्यों थामा। जानकारों के मुताबिक बीजेपी एनडीए के जरिए 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश बीजेपी की मदद से जीतना चाहते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या वाकई नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के बीच ऐसी डील हो सकती है जिससे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 में फायदा होगा और साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की जेडीयू का फायदा होगा। 72 साल के जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और वे 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार और केंद्र की राजनीति में नीतीश ने जिस तरीके से बीजेपी विरोधियों को पटका है, उससे इंडी गठबंधन के होश उड़ गए हैं। 24 में हारेगा इंडी, 25 में जीतेंगे नीतीश।
अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं। जेडीयू की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी और इसके अलावा जो सहयोगी दल है। लेकिन इस बीच जो आज की सबसे खास तस्वीर आप दर्शकों के सामने हम पहुंचा रहे हैं, वो है एक रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड ऐसा जो नीतीश कुमार ने राजनीति में राजनेता रहते हुए अपने नाम किया है, वो है 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के लिए। मार्च 2000 से ये जो सिलसिला शुरू होता है वो जनवरी 2024 तक आकर रुकता है। और क्या ये सिलसिला रुका है या आने वाले वक्त में यही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी? साल और हमें इसमें ऐड कर देंगे, क्या ये होने जा रहा है? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अभी कम से कम 2024 तक तो हम इंतजार करते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद है 2025 का विधानसभा चुनाव। आज जितने लोगों का किया गया है, तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं का, और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता देते हैं। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम स्पीकर पर 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। अभी इस सबके बाद में बताएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। बिहार की बदली हुई सियासत के दौर में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर बहुत बड़ा हमला बोला। नड्डा ने दावा किया कि इंडी गठबंधन परिवार बचाओ गठबंधन है और वो लोकसभा चुनाव तक चलने वाला नहीं है। ये कहा जेपी नड्डा ने। आज पूरा फोकस उनका यही था कि कैसे एनडीए की सरकार जब बीजेपी में जिसका गठन हुआ है तो कैसे बिहार के लिए फायदा पहुंचने वाला है। और दूसरा जो फोकस था वो था इंडी गठबंधन पे हमला बोलना, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी तक का भी नाम दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तो भी पलिता कर रही है। हम स्वीप करेंगे लोकसभा का चुनाव, बिहार में हम सभी सीटें जीतेंगे। जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडी अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है
वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडी अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ पटना से जुड़े हैं, अरुण सिंह और इसके अलावा रजनीश कुमार। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बिहार में नीतीश कुमार ने 9वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। नीतीश के साथ 8 और लोगों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने डिप्टी सीएम। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी बने मंत्री। नीतीश के गठबंधन तोड़ने पर बोले तेजस्वी यादव, कहा बिहार में खेल अभी बाकी, बिहार की जनता हमारे साथ। उपेंद्र कुशवाहा बोले बिहार में अब कोई खेला बाकी नहीं। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आप देख रुक करती हूँ अरुण, ये तो तय है और जेपी नड्डा ने जो बड़ी बातें कही है उसको देखकर ये तस्वीर साफ हो गई है कि 2024 के इर्द गिर्द ये नया गठबंधन बना जो कि पुराने भी रह चुका है। 2024 के बाद इसकी सूरत क्या होने वाली है? देखिए, सबसे बात स्पष्ट ये है कि जेपी नड्डा ने दोनों प्रायोरिटी जो भारतीय जनता पार्टी की उसको साफ कह दिया, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ये संकेत दे दिया कि जो 40 सीटें हैं बिहार में, उनमें 40 जीतने का लक्ष्य है, ताकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार मोदी सरकार का जो नारा है उसमें कहीं कोई कमी न रह जाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते ताकि विपक्ष को हतोत्साहित किया जा सके। और दूसरी बात, जो इंडी गठबंधन की बात वो कर रहे हैं, इंडी गठबंधन किसी भी तरह से अब सिर नहीं उठा पाएगा। वो साफ आकर के पटना में ये संदेश दे रहे हैं शपथ ग्रहण में आकर के कि जो कुछ भी आपने यहाँ से हवा उड़ाई थी, जो कुछ भी आपने एक माहौल बनाया था, उसके सूत्रधार को ही हमने अपनी तरफ कर लिया है। अब तो नीतीश कुमार ही हमारे पास हैं। अब बताइए, न ममता बनर्जी आपके साथ हैं, न नीतीश कुमार आपके साथ हैं। दोनों स्टेट में आपकी सभा को अनुमति तक नहीं मिली, ममता बनर्जी ने अनुमति तक नहीं दी राहुल गांधी की सभा को सिलीगुड़ी में। इस तरह की जो माहौल है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये संदेश देना चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई मोर्चा टिकने वाला नहीं है। और जो थोड़ा बहुत माहौल या हवा बन रही थी उसके गुब्बारे में भी उन्होंने सुई चुभो दी है। तो बड़ी बात यही है कि 40 सीटें बिहार की 2024 में निर्वाध घोषित, जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का सरपट दौड़ रहा है, उस पर किसी तरह का कोई ब्रेक न लगे, उसी की कवायद थी। और नीतीश कुमार को इसीलिए एनडीए गठबंधन में लिया गया। और सच्चाई तो यह है कि बीजेपी ने इस बार अपना टारगेट को ज्यादा रख लिया है, यानी 400 प्लस। अगर 400 प्लस करना है तो हर हाल में जो भी सूरत बनती है उसके लिए बीजेपी वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अरुण, मैं इस एंगल से आपसे आगे भी समझूंगी, लेकिन मैं एक और मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से हैं रजनीश, उनसे बात कर लेती हूँ। रजनीश, इस वक्त भी बीजेपी दफ्तर में कोई हलचल है? क्योंकि खबर तो ये आ गई थी कि जेपी नड्डा वहां से निकल चुके हैं। बीजेपी क्या आज बदली नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, सियासत की पटकथा जब पटाक्षेप हो गई है उसके बाद जो है सब कुछ बदला सा दिख रहा है। और सच ही कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। कल तक बीजेपी कार्यालय जो है एक तरह से कार्यकर्ताओं से जरूर गुलजार रहती थी, लेकिन ये माहौल नहीं था। अभी कुछ देर पहले जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ से रवाना हुए हैं, उसके बाद भी लगातार जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। कुल मिलाकर बड़े चेहरे जो है इस इंतजार में हैं, जो मंत्रणा चल रही है कि मंत्री और कौन कौन बनेंगे, विभाग कौन कौन मिलने वाला है। ये तमाम चीजों का जो है एक तरह से धीरे धीरे खुलासा हुआ, क्योंकि अगले 2-3 दिनों तक फिलहाल अभी कोई विभाग का बंटवारा नहीं होने वाला जो खबर आ रही है। लेकिन जो 2 डिप्टी सीएम हैं या फिर एक मंत्री ने शपथ ली है बीजेपी की, तो उसको लेकर जो खुशी है और नई सरकार बनने की जो खुशी है वो साफ तौर से तस्वीरों में दिख रही है। कुल मिलाकर अभी जिस प्रकार से जेपी नड्डा हमलावर थे अभी इंडी गठबंधन को लेकर, तो साफ तौर से अभी जिस प्रकार से अरुण ने कहा कि अब इंडी गठबंधन को लेकर खुलेआम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब उसमें दम नहीं रहा, क्योंकि सूत्रधार ही बाहर निकल गए। और ममता बनर्जी ने जो पहले इशारा दिया था वो अब धीरे धीरे पटना में कहानी खत्म होने लगी है। तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जो है वो भी देखने को मिलेगा, ये बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कल का दिन भी अहम होगा, क्योंकि बीजेपी अब बीजेपी नहीं रही, अब बीजेपी बिहार में एनडीए हो गई है। तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो कम्युनिकेशन है वो फिजिकली रूप से कल भी देखने को मिलेगा। और कल तमाम जो बीजेपी के नेता हैं कल भी बैठक हो सकती है, ये खबर आ रही है। और उसके साथ साथ और कितने चेहरे मंत्री में शामिल होंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये देखना हो, क्योंकि बजट सत्र है बिहार में 5 फरवरी से। और उसके बाद जो है लगातार बजट सत्र में तस्वीरें बदली रहेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं आएंगे,
उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर नजर नहीं आएंगे। और उसके बाद जो आरजेडी के तमाम मंत्री हैं उनका मंत्रिमंडल से अब नाता टूट गया है। तो ये तमाम चीजें जो है बदली लगेगी और सियासत में जो बदलाव हुआ है अब जनता भी कहीं ना कहीं अब इस बात को मानने को तैयार है कि अब जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमें किस प्रकार से अब तस्वीर बदलते देखना है। क्योंकि जी कौन जाने रजनीश ये स्थायी बदलाव है या आगे भी कुछ बाकी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मैं आगे भी आप दोनों का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच कुछ बड़ी बातें दर्शकों को बताना जरूरी है। 9वीं नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन चुके हैं। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन फिर क्यों थामा, आखिर क्या वजह है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी एनडीए के जरिए 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश बीजेपी की मदद से जीतना चाहते हैं। और यही वजह है कि नीतीश ने इंडी गठबंधन के साथ बड़ा खेला कर दिया है। खेला क्या है, रिपोर्ट देखिए आप। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र। कहा 22 जनवरी को पूरे देश ने राम ज्योति जलाकर देश की सामूहिक ताकत दिखाई। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर शिक्षा मंत्रालय का बयान। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षित पदों के मामले में जारी रहेगी 2019 के कानून की सिफारिशें। सामान्य वर्ग में नहीं बदले जाएंगे आरक्षित पद, सीधी नियुक्ति कर जल्द होगी आरक्षित पदों पर भर्ती। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। क्या वाकई नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के बीच ऐसी डील हो सकती है जिससे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 में फायदा होगा और साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की जेडीयू का फायदा होगा। 72 साल के जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और वे 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार और केंद्र की राजनीति में नीतीश ने जिस तरीके से बीजेपी विरोधियों को पटका है उससे इंडी गठबंधन के होश उड़ गए हैं। 24 में हारेगा इंडी, 25 में जीतेंगे नीतीश। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडी अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बिहार की सियासत में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन कई बार बीजेपी ने उनको अच्छे से समझा भी है और जरूरत पड़ने पर अपने पाले में लाकर खड़ा भी कर दिया है। उस वक्त जब नीतीश पूरे देश में घूम घूम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना रहे थे, उसके कुछ महीनों के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बीजेपी के साथ आने को मजबूर कर दिया।
कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की रणनीति इसके पीछे जेडीयू के खिसकते जनाधार को बचाने की है। दरअसल नीतीश कुमार का असली निशाना 2024 नहीं 2025 का विधानसभा चुनाव भी है, जहां पर वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा हाथ मिलाने पर कई बीजेपी कार्यकर्ता और नेता नाराज हैं। लेकिन बीजेपी ने नीतीश को इसलिए अपने साथ मिलाया है ताकि एक तरफ इंडी गठबंधन को बिखेर दिया जाए, साथ ही बिहार के 51% वोटर्स को सीधे एनडीए से जोड़ा जाए। बीजेपी के लिए बिहार में नीतीश कुमार जरूरी क्यों है? दरअसल उसके पीछे बिहार की वो जातीय राजनीति है और जातीय समीकरण है जो चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जरूरी लगती है। इसीलिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार के साथ आने को मजबूर हुआ। दरअसल बीजेपी को बिहार में 51% वोट चाहिए ताकि 2024 में वो विपक्ष का सुपड़ा साफ कर सके, और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने का काम किया। बिहार में एनडीए सरकार 51% वोट पर नजर। बिहार में 51% ऐसा वोटर है जिसमें से बहुत बड़ी तादाद जेडीयू के वोटर्स की है। जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी ने बिहार में 36% अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स पर निशाना साधा है। इसके अलावा एनडीए सवर्ण के 15% वोटरों पर नजर गड़ाए हुए है। अगर 2024 में सब कुछ तय समीकरणों के हिसाब से हुआ तो बिहार में एनडीए को 51% वोट मिल सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि बिहार में जातीय समीकरण चुनाव पर कितना गहरा असर डालते हैं, और इसी वजह से बीजेपी ने कुर्मी जाति के नीतीश कुमार पर बड़ा दांव खेला है ताकि कुर्मी वोट एनडीए को मिले। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी हैं जो बीजेपी से हैं, इसका फायदा जेडीयू को भी मिलेगा। जबकि बिहार का दूसरा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है जो भूमिहार हैं। बिहार का ये जातीय समीकरण साफ दिखाता है कि बीजेपी ने बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा ध्यान रखा है, जबकि नीतीश को पूरी उम्मीद है कि साल 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसे भी एनडीए में होने का पूरा फायदा मिलेगा। इसीलिए नीतीश कुमार की जेडीयू ने किसी तरह से अपना पिंड इंडी गठबंधन से छुड़ा लिया है। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कॉकस था उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए। आरजेडी से स्थानीय स्तर पर कुछ मामलों को लेकर के दिक्कत रही, लेकिन गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हठ धर्मिता की वजह से टूट रहा है। बिहार की नई सरकार में जो विधायकों को मंत्री बनाया गया है वहां भी जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। जेडीयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से हैं। बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी भूमिहार समुदाय से हैं। बीजेपी के कोटे से मंत्री प्रेम कुमार कहार समुदाय से हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी भूमिहार समुदाय से हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री विजेंद्र यादव यादव समुदाय से हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार कुर्मी समुदाय से हैं। एचएम कोटे से मंत्री संतोष सुमन दलित समुदाय से हैं। निर्दलीय कोटे से मंत्री सुमित सिंह राजपूत समुदाय से हैं। बिहार का विकास होगा, इसलिए बिहार जो गर्त की तरफ जा रहा था, बिहार अब विकास की तरफ बढ़ेगा। और हम लोग बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी और फिर से 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से तिबारे